हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट अ न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच इन पाइथन. So this will include the intuition behind that how does a forward pass works, what is the mathematical rationale behind backprop algorithm, and in the end we'll also implement our neural network on a practical machine learning problem. So let us start. तो एक बार स्टार्ट करने से पहले अपने डेटा सेट पे नज़र डालते हैं कि what are the features, what are the labels. So this is breast cancer classification dataset. So don't worry, I'll keep the link in the description. So this is the problem on which we will work upon. So प्रॉब्लम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है. आपके पास ट्यूमर्स के बहुत सारे सैम्पल्स हैं एंड हर ट्यूमर के पास बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं रेडियस मीन, टेक्सचर मीन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एंड देयर इज़ आर ग्राउंड ट्रूथ और लेबल. So diagnosis will tell that whether that particular tumor is benign or is it malignant. मतलब harmful है कि आप उसे इग्नोर कर सकते हैं. So अभी के लिए जो डायग्नोसिस है वो कैटेगोरिकल टाइप का वेरिएबल है, बट जब हम इस पर प्रोसेसिंग करेंगे या कंप्यूटेशन करेंगे सो विल कन्वर्ट इट इनटू 0 और 1. सो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बन जाएगी. सो वील डाउनलोड इट. आई ऑलरेडी हैव इट इन माई सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग. ओके. सो इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए, इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के लिए आई एम यूजिंग पाइचार्म. आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, लाइक जुपिटर है, विजुअल स्टूडियो, सबलाइम टेक्स्ट, जिसमें भी आपको कंफर्ट महसूस होता है. नाउ मैं पिछले 1.5 साल से फ्लिपकार्ट में काम कर रहा था, सो मुझे पाइचार्म से काफ़ी फेमिलियरिटी है. बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आपको जो कोड एडिटर सूटेबल लगता है यू कैन वर्क अपॉन इट. सो अभी के लिए मैंने डेटा सेट रीड कर लिया है पैंडा से एंड लेबल्स एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं एज वेल एज 4 फीचर्स निकाल लिए हैं. सो नाउ द रीज़न कि मैंने सिर्फ 4 ही फीचर्स क्यों निकाले हैं इज़ जस्ट दैट टू कीप द वीडियो एट अ कंसेप्चुअल लेवल एंड ताकि हम समझ पाएँ कि अच्छा ठीक है, हमारा जो इनपुट मैट्रिक्स बनेगी या हमारा जो फाइनली हिडन लेयर्स होंगी तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा छोटा करने के लिए आई हैव एक्सट्रैक्टेड ओनली 4 फीचर्स. बट दैट इज़ नॉट हाउ द एक्चुअल डीप लर्निंग प्रॉब्लम वर्क्स. डीप लर्निंग का एसेंस ही है कि मुझे फीचर एक्सट्रैक्शन ना करना पड़े. सो बट जस्ट टू कीप इट एट अ कंसेप्चुअल लेवल मैंने सिर्फ 4 फीचर्स पे ही हम काम करेंगे. सो अगर हम डेटा सेट को देखें सो इट लुक समथिंग लाइक दिस, दैट वी हैव आर रेडियस मीन, टेक्सचर मीन and all our features at the column level, and diagnosis I have already converted into numeric form, that is 0 and 1. So let us start coding here. So एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगा. वी आर वेरी मच फेमिलियर विद लाइब्रेरीज लाइक टेंसरफ्लो, केरास, पाइटॉर्च. हम इन फ्रेमवर्क से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज फ्रेमवर्क्स इज़ दैट ये हमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. यू जस्ट हैव टू डिक्लेयर दैट ओके योर मॉडल इक्वल टू सिक्वेंशियल एंड देन यू ऐड ऑन द लेयर्स इंक्रीमेंटली. एंड आपके पास पूरी फ्रीडम है. आप उसमें CNN ऐड कर सकते हैं, हम उसमें LSTM ऐड कर सकते हैं. आई मीन वट एवर योर मॉडल रिक्वायर्स. सो हम भी अपना सॉल्यूशन कुछ ऐसा ही जेनरिक रखेंगे ताकि कल जब हमारा प्रोजेक्ट एक्सपैंड हो तो हम उसमें रिग्रेशन कर पाएँ, उसमें हम मल्टी क्लासिफिकेशंस कर पाएँ एंड वो एक्सटेंड कर पाएँ. हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्टिवेशन फंक्शंस लिख पाएँ. सो विल ट्राई टू कीप आवर सॉल्यूशन एज एक्सटेंसिबल एज पॉसिबल. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं दैट विल रिटर्न अ मॉडल. सो दैट विल बी def create model and it will have some arguments which we define later, but as of now let us say that model be equal to it will be an object of model class. So अभी model class को भी implement करेंगे, but as of now let's just say that it is similar to model equal to sequential, right? Then we'll say that we need some hidden layers, so we'll use an add function and let's say that the number of neurons are arbitrarily 6, and then we'll say that model dot add number of neurons equal to 3. मतलब हमने
2 हिडन लेयर्स ऐड कर लिए हैं एंड फाइनली एक्सक्यूज मी लेट्स से दैट जो हमारा फाइनल आउटपुट न्यूरॉन होगा उसमें वील जस्ट हैव अ सिंगल न्यूरॉन बिकॉज बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है. सो इट विल टेल दैट वेदर माई ट्यूमर इज बेनाइन और इज इट malignant, right? So after this I'll say that return model, that's it. So मेरा create function एक थोड़ा थोड़ा मतलब उसका blueprint ready हो गया है, but we still need to implement the model class. So we'll do that in a next file, in a separate file. ठीक है. So यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि I should just write that my model equal to create model and let's see that इसमें कुछ पैरामीटर्स भेजने हैं या नहीं. we'll keep that, I mean we'll do that separately. So किसी भी न्यूरल नेटवर्क या किसी भी डीप लर्निंग प्रॉब्लम में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब दो चीज़ें एकदम आपको सबसे पहले आती हैं. एक तो नंबर ऑफ ईपॉक्स, कि भाई आप कितने ईपॉक्स के लिए अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे. सो लेट अस जस्ट कीप दैट एट 1000 and the learning rate. So let us keep that at 0.01. Now learning rate is related to my model. अब epoch जो है वो तो मेरा ट्रेनिंग या मेरे फिट के टाइम पर काम आएगा, बट जो मेरा लर्निंग रेट है, लर्निंग रेट इज एसोसिएटेड विद माई मॉडल, मतलब वो बैक प्रोपोगेशन में यूज होगा. सो आई एम गोइंग टू पास दिस लर्निंग रेट इन माई मॉडल एज पैरामीटर. So learning rate is equal to 0.01, right? Also I know that हम अपने मॉडल में इनपुट के तौर पे क्या भेजेंगे. हम ये वाले फीचर्स भेजेंगे, राइट? सो हम शेप इसमें पास करते हैं, इनपुट शेप. सो आई थिंक आपको कुछ कुछ एक याद आ रही होगी कि हम केरास में जब भी CNN या डेंस या कोई भी हम जब भी मॉडल कोई भी आर्किटेक्चर जब हम केरास में यूज़ करते हैं, सो हम उसमें इनपुट डायमेंशन पास करते हैं. मतलब दैट इज इट, मतलब एट द एंट्री पॉइंट वी स्पेसिफाई दैट इस टाइप का डेटा हमारे मॉडल को फीड होने वाला है. जैसे एमनेस डेटा सेट में हमारे इनपुट शेप होता है 28x28, मतलब स्टैंडर्ड हेलो वर्ल्ड टाइप का प्रॉब्लम है. सो जस्ट लाइक दैट हम यहाँ भी अपना इनपुट शेप 4 भेजेंगे, क्योंकि अभी हमारा सिंगल डायमेंशन एरे है जिसमें सिर्फ 4 फीचर्स जा रहे हैं. अगर हर फीचर के पास अपना एक खुद का मैट्रिक्स या अपना खुद का एक वेक्टर होता तो हम यहाँ पे 4 क्रॉस दैट पर्टिकुलर वेक्टर का डायमेंशन जो होता वो हम भेजते. सो लेट मी से दैट इन क्रिएट मॉडल आई एम पासिंग माई कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स एंड दीज पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट्स विल बी पास्ड ऑन इन द मॉडल एज वेल, राइट? बिकॉज मॉडल के पास भी तो इनपुट शेप और लर्निंग रेट दोनों ही जानी चाहिए. सो ओके, दिस इज डन. सो एक मोटा मोटा ब्लूप्रिंट हमारा रेडी है कि ठीक है, क्रिएट मॉडल फंक्शन में मुझे मॉडल मिल जाएगा एंड मॉडल में मुझे भेजना क्या है, लर्निंग रेट एंड इनपुट शेप. और जो मेरा क्रिएट मॉडल फंक्शन जो मैंने यहाँ ऊपर लिखा है, इसमें मैं नंबर ऑफ न्यूरॉन्स के साथ एक एक लेयर ऐड करता जा रहा हूँ इंक्रीमेंटली. पहली हिडन लेयर में मैं 6 न्यूरॉन्स रखे हैं, दूसरी हिडन लेयर में 3 न्यूरॉन रखे हैं एंड फाइनली जो मेरी आउटपुट लेयर जो है, आउटपुट लेयर नहीं कहना चाहिए, हिडन लेयर ही है, बट इट जस्ट हैज़ 1 न्यूरॉन. तो दैट विल टेल मी दैट वेदर माई ट्यूमर इज 1 और 0, बेनाइन और मैलिग्नेंट. ठीक है. सो वी स्टिल हैव टू इम्प्लीमेंट आवर मॉडल क्लास, सो वील डू दैट इन अ वाइल. नाउ वी नो दैट किसी भी डीप लर्निंग फ्रेमवर्क या कि कोई भी न्यूरल नेटवर्क जब हम लिखते हैं, सो हम उसमें मॉडल डॉट फिट लगाते हैं एंड अपने लेबल्स और डेटा सेट को पास ऑन करते हैं. सो वो जो फिटिंग वाला काम है दैट इज़ नथिंग बट ट्रेनिंग. सो ट्रेनिंग को अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो दैट विल बी वेरी सिंपल कि हम नंबर ऑफ ईपॉक्स पे इटरेट करेंगे फॉर आई इन रेंज ईपॉक्स एंड फॉर जे इन रेंज लेट्स से हमारे पास ओके, सो मैंने यहाँ 400 लिखा है. सो लेट्स से हमारे पास जो हमारा जो डेटा सेट है उसके अंदर एज फार एज आई कैन रिमेंबर देयर आर सम 560 सैम्पल्स,
या सो 569 सैम्पल्स हैं टोटल में. सो ट्रेनिंग के टाइम पर हम 400 सैम्पल्स पे ट्रेन करेंगे एंड रेस्ट 169 पर हम टेस्ट कर सकते हैं. सो आर्बिट्रेरली मैंने 400 चूज़ कर लिया है. आप इसको 360 350 मतलब यू कैन डू दैट क्रॉस वैलिडेशन स्प्लिट कि 60-40 का आप रख सकते हैं, 80-20 का रख सकते हैं रेशो में, राइट. सो when I'll iterate, so I'll have model dot. So in my training, the first thing that I have to do is a feed forward pass, right, and then I have to do back propagation. So क्या ये मेरा ट्रेनिंग हो गया? मतलब ये ब्लूप्रिंट ही है, अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, क्योंकि अभी मुझे फीड फॉरवर्ड फंक्शन लिखना है, बैक प्रोपगेशन फंक्शन लिखना है. सो मॉडल डॉट फीड फॉरवर्ड सबसे पहले मैं करूँगा, जिसमें मैं अपना इनपुट अपने पूरे मॉडल को दूंगा. हर लेयर के पास अपना वेट मैट्रिक्स होगी. सो आई हैव टू टेल यू दैट व्हाट इज़ वेट मैट्रिक्स. बट अगर मैं एक बस इंट्यूटिवली एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूँ, सो सबसे पहले अपने इनपुट को मॉडल को पास ऑन करना है, दैट इज़ द फीड फॉरवर्ड पास. एंड जब फीड फॉरवर्ड कंप्लीट हो जाएगा तो आई विल हैव सम आउटपुट. तो वो आउटपुट को वी हैव टू कंपेयर विद द टारगेट, दैट इज आवर लेबल, एंड देन वी हैव टू डू अ बैक प्रोपगेशन, मतलब बैक प्रोपगेशन ऑफ द एरर. सो ट्रेनिंग में बस यही 2 स्टेप्स हैं, राइट. जस्ट बिफोर दैट आई विल हैव समथिंग एज माई सम एरर. भाई आपने एक ईपॉक पे 400 सैम्पल्स पे आप ट्रेन कर रहे हो, ठीक है. फिर आपने दूसरा ईपॉक चलाया, फिर आपने 400 सैम्पल्स पे ट्रेन करा. सो जो न्यूरल नेटवर्क का एसेंस है वो ये है कि जब भी आप ट्रेन कर रहे हो, सो आपका जो एरर है वो हर ईपॉक के बाद डिक्रीज होना चाहिए. भाई यही तो हमारा बेसिकली जो हम अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज ग्रेडियंट डिसेंट. सो आई विल राइट सम एरर एज 0 एंड माई सम एरर वुड बी. सो जब फीड फॉरवर्ड कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद जब बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा, देन आई विल कैलकुलेट द सम एरर. क्या मतलब अब बैक प्रॉप भी कंप्लीट हो गया तो मॉडल ने लर्न कर लिए हैं कुछ वेट्स. सो नाउ आई विल टेस्ट दैट वेदर, टेस्ट से मतलब कि अब मैं देखूंगा कि भाई जो मेरा लेबल है और जो मेरा टारगेट वैल्यू है, सो टारगेट वैल्यू विल बी समथिंग लाइक मॉडल के पास जो आउटपुट होगा. सो वील इम्प्लीमेंट कि मॉडल के पास क्या आउटपुट होगा. सो आई नीड टू सी दैट whether that particular error has decreased or not. So मैंने स्क्वायर कर दिया ताकि मुझे साइन का परवाह ना करना पड़े. So I'll also do a plus, right, and then I'm going to print that for epoch I, error is, right, so error is sum of error. Sum of error. Cool. So मैंने ट्रेनिंग का भी एक ब्लूप्रिंट लिख लिया. ब्लूप्रिंट एक्चुअली यही है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं. सो नाउ आई हैव टू इम्प्लीमेंट माई फीड फॉरवर्ड, माई बैक प्रॉप, एंड दैट विल बी कवर्ड इन द मॉडल क्लास. सो लेट्स स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग द मॉडल क्लास. एक नई फाइल बनाते हैं मॉडल, एंड इसके अंदर लिखते हैं क्लास मॉडल. एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, इनिट, राइट. और जो मेरे वेरिएबल्स होंगे क्लास के, दैट विल बी सेल्फ डॉट, सबसे पहले तो वेट मैट्रिक्स होगा. हर हिडन लेयर के पास अपना एक वेट मैट्रिक्स होगा, राइट. तो ये एक लिस्ट की तरह काम करेगा. फिर हर लेयर के पास अपना एक आउटपुट मैट्रिक्स होगा, ये भी लिस्ट की तरह काम करेगा. सो अच्छा, मेन में आई थिंक मैंने हाँ यहाँ पे आउटपुट एक ऐसा कुछ वियर्ड सा बना दिया ना. सो कायदे से मॉडल डॉट आउटपुट, और जो लास्ट लेयर होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट, मतलब ज़ीरोथ एलिमेंट. सो ज़ीरोथ एलिमेंट क्यों करा है? क्योंकि हमें पता है कि जो लास्ट न्यूरॉन है उसके पास 1x1 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है. 1x1 मतलब उसके अंदर एक स्केलर वैल्यू ही पड़ी है, या तो 0 होगा, मतलब टारगेट वैल्यू 0 या 1 कुछ ऐसा ही पड़ा होगा. तो इसीलिए
मुझे लास्ट न्यूरॉन का फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, उसके अंदर एक ही एलिमेंट है। लेकिन हाँ, अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन की बजाय ये मल्टी क्लासिफिकेशन होता तब मुझे यहाँ पे इटरेशन करनी पड़ती, क्योंकि तब मेरा लेबल भी वेक्टर होता। ठीक है, तो बस वो चीज़ एक बदल जाती। बट अभी मुझे पता है कि ठीक है, मेरा आउटपुट जो है वो एक स्केलर वैल्यू है, तो उस स्केलर वैल्यू को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। सो आउटपुट मैट्रिक्स हो गया। नाउ आई नीड इज लर्निंग रेट। लर्निंग रेट इज इक्वल टू, अच्छा ये क्योंकि अब मैं क्रिएट मॉडल में के डब्ल्यू आर्स भेज रहा हूँ, सो इन के डब्ल्यू आर्स के अंदर ये लर्निंग रेट और इनपुट शेप पड़ा हुआ है, तो मैं ये दोनों इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। सो दैट विल बी के डब्ल्यू आर्स। अच्छा, ये के डब्ल्यू आर्स को मैं इसमें डाल देता हूँ कंस्ट्रक्टर में, के डब्ल्यू आर्स। दिस इज माई फर्स्ट ऑफ ऑल द लर्निंग रेट, and then I'll have my input shape. So just not calling them as input shape, I'll call it as previous input shape. Previous input shape. So this is kwargs input shape, right? So I think I'm done. हाँ, during back propagation some more variables will be added, but जब हम back prop कर रहे होंगे तब उसे यहाँ पर लिख देंगे। तो अभी के लिए मेरा मॉडल में इतने ही वेरिएबल्स मुझे चाहिए। सो लेट्स इम्प्लीमेंट दी ऐड फंक्शन। अच्छा, इसके अंदर भी के डब्ल्यू आर्ग्स है, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो मेन के मतलब मैं क्या भेज रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ न्यूरॉन्स भेज रहा हूँ, राइट? तो के डब्ल्यू आर्ग्स में भी आएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इज इक्वल टू के डब्ल्यू आर्ग्स, एंड मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, मेरे पास ये बन गया। अब मैं एक वेट मैट्रिक्स को इनिशियलाइज कर लेता हूँ। वेट मैट्रिक्स इज इक्वल टू एन पी डॉट रैंडम। ओ, अभी मैंने एन पी ही नहीं इम्पोर्ट करा, सो इम्पोर्ट numpy एज एन पी इज डन। ठीक है, तो मेरा वेट मैट्रिक्स किस डायमेंशन का होगा, दैट इज़ मतलब यही पूरा क्रक्स है न्यूरल नेटवर्क का, कि अगर मैं वेट मैट्रिक्स को ढंग से इनिशियलाइज कर देता हूँ, उसके डायमेंशंस को एकदम मैं समझ जाता हूँ कि ओके दिस इज़ हाउ द डायमेंशंस आर वर्किंग लाइक, सो मुझे पता चल जाएगा कि ठीक है, मैं कल को केरास, टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा हूँ, सो मेरा वो इंट्यूशन एकदम क्लियर है कि वेट मैट्रिसेस किस डायमेंशन और कैसे इनिशियलाइज होते हैं। तो आई हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल वर्क फ्लो। सो अभी I am passing the dimension as number of neurons cross self dot previous input shape. So I'll explain ये ऐसा क्यों हुआ है। So ठीक है, ये रैंडम 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, okay cool, then I need is self dot previous input shape is equal to my number of neurons and my self dot weight matrix dot append my weight matrix. That's it, मुझे ऐड फंक्शन में और कुछ चाहिए ही नहीं। सो नाउ आई एक्सप्लेन कि भाई ये इस डायमेंशन का मैंने क्यों चूज़ करा है। और अभी हम इसमें ब्रेक पॉइंट लगाएंगे एंड डीबगर को ऑन करके एक बार ऐड फंक्शन को ही चलाएंगे और देखेंगे कि भाई किस तरीके से मेरी वेट मैट्रिसेस जो हैं वो इनिशियलाइज हुई हैं। सो एक बार एक क्विक एक्सप्लेनेशन के लिए लेट मी जस्ट से दैट मेरा जो इनपुट है, माई इनपुट इज़ ऑफ द डायमेंशन something like A1, A2, A3, A3 and A4, right? ये मेरा input है. So I can also say that this is 1 cross 4 dimension. यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मेरा hidden layer है, जब मैं अपने hidden layer पे आऊँगा तो उसका dimension मैंने लिखा है number of neurons, that is 6. So number of neurons that is 6 cross 4, जो कि मेरा previous input shape है। तो this will look something like W1, W2, W3, W4, W5 and W6। तो ये वेट्स होंगे और अगर मैं इनको कॉपी पेस्ट कर दूं 6 बार, सो दिस इज व्हाट माय वेट मैट्रिक्स फॉर द फर्स्ट हिडन लेयर लुक लाइक।
अब मैं इसको देखूं तो पहले न्यूरॉन के पास, ओ एक सेकेंड, 4 ही तो होंगे, ये 6 क्यों कर दिया मैंने, सॉरी, माय बैड। ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, राइट। सो पहले न्यूरॉन के पास 4 कनेक्शंस आ रहे हैं, दूसरे न्यूरॉन के पास भी 4 कनेक्शन है, करते करते छठे न्यूरॉन के पास भी 4 कनेक्शंस हैं। और ये जो 4 कनेक्शंस आ रहे हैं ये इनसे आ रहे हैं, A1 A2 A3 A4 से, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि जैसे जैसे मैं ऐड करता चला जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं नंबर ऑफ न्यूरॉन्स क्रॉस जो मेरे प्रीवियस कनेक्शंस हैं, अगर मैं इस डायमेंशन का वेट मैट्रिक्स बना लूँगा तो वो काफ़ी इंट्यूटिव है उसे हैंडल करना। एंड बाकी अभी मैं फीड फॉरवर्ड या बैक प्रोपगेशन में देखूंगा कि इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन से चीज़ें बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगी। आप 4x6 भी कर सकते हैं, मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि प्रीवियस जो इनपुट शेप है क्रॉस नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब सिंपल मैथमेटिकल हैंडलिंग ही तो है। बट मुझे पर्सनली जो काफ़ी इंट्यूटिव लगता है वो ये लगता है कि भाई नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आपके पास हैं और हर न्यूरॉन के पास पीछे से जो भी कनेक्शंस आ रहे हैं उनका आप कॉलम बना दो, ठीक है। सो आई जस्ट फील कंफर्टेबल डूइंग दिस, बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कैसे भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो माई वेट मैट्रिक्स विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब फिर अगली लाइन में मैंने लिखा सेल्फ डॉट प्रीवियस इनपुट शेप विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, क्योंकि जो ये तो मेरी फर्स्ट हिडन लेयर है, इससे नेक्स्ट जो हिडन लेयर होगी दैट विल लुक समथिंग लाइक, आई थिंक इट हैज़ 3 न्यूरॉन्स, राइट। तो इसके अंदर 3 न्यूरॉन्स है, सो इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा 3x6। क्यों? क्योंकि अब मेरे जो प्रीवियस इनपुट है वो 6 है, मतलब मैंने यहाँ लिख दिया ना प्रीवियस इनपुट शेप इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। इसी तरीके से जो मेरी लास्ट लेयर है उसके लिए प्रीवियस इनपुट शेप क्या है, 3। सो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाता हूँ, जैसे जैसे मैं अपनी लेयर्स को ऐड करता चला जाता हूँ, वैसे वैसे मेरा जो प्रीवियस इनपुट शेप है वो चेंज होता जाता है। सो दैट इज़ वाई प्रीवियस इनपुट शेप इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। फिर फाइनली मैं अपनी वेट मैट्रिक्स को अपेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक ऐड फंक्शन तो काफ़ी क्लियर है, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। एक बार इसे चला के देखते हैं, यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं। ओके, ब्रेक पॉइंट लगा लिया एंड यहाँ पे इसे अब इम्पोर्ट भी कर लेते हैं, वो दिस नेम मॉडल, ठीक है, क्रिएट मॉडल। तो यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं और अभी के लिए इनको कमेंट आउट कर देते हैं, ये हमें ट्रेनिंग के टाइम पर काम आएंगे, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो लेट्स डीबग, ओके। तो मेरा वेट मैट्रिक्स देख सकते हैं जैसे कि इनिशियलाइज हो गया है। सो ये पहला वेट मैट्रिक्स मेरा इनिशियलाइज हुआ है, दिस इज 6x4 टाइप, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भाई पहले न्यूरॉन के पास 4 कनेक्शंस आ गए हैं, सिमिलरली दूसरे न्यूरॉन के पास 4 कनेक्शंस आ गए हैं, राइट। देन इफ आई स्टेप ओवर, तो देन ठीक है, मेरा पहला लेयर ऐड हो गई है। देन आई थिंक आई हैव माई, ठीक है, सेल्फ डॉट वेट मैट्रिक्स अपेंड। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स 3, सो मेरी जो सेकेंड लेयर है वो ऐड हो रही है, राइट। तो मैं सेकेंड लेयर आई थिंक एडेड। तो मॉडल के पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, मॉडल के पास एक लेयर और आ गई है विच इज़ 3x6, ठीक है। मतलब पहले न्यूरॉन के पास 6 वेट्स आ रहे हैं, जो पहली हिडन लेयर थी वो अब इनपुट की तरह एक्ट करेगी दूसरी हिडन लेयर के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो स्टेप ओवर करते हैं एंड फाइनली एट माई लास्ट लेयर I'll have my okay, just a moment. So finally, जो मेरी फाइनल लास्ट लेयर का जो वेट मैट्रिक्स होगी दिस इज 1x3, क्योंकि जो लास्ट न्यूरॉन है उसके पास तो सिर्फ 3 ही एजेस हैं, जो कि सेकेंड लास्ट हिडन लेयर है उसके अंदर 3 न्यूरॉन्स हैं और वो 3 न्यूरॉन्स फाइनल लास्ट इनपुट पे, मतलब फाइनल लास्ट न्यूरॉन पे जा रहे हैं, right. So this is a 1x3. So I think my add function is working pretty fine. So मैं break points हटा देता हूँ
and yeah, I think we're good to go. So now let's start with the feed forward pass self dot. अब इसके अंदर इनपुट क्या जाएगा? इसके अंदर इनपुट जाएगा जो मेरा डेटा सेट की जो रो है, दैट विल बी इनपुट. सो दैट विल रो, एक रो है वो, राइट. सो आई कैन से दैट सेल्फ डॉट आउटपुट मैट्रिक्स, इसको मैं रीइनिशियलाइज कर देता हूँ लिस्ट, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो हर बार फीड फॉरवर्ड चलेगा, तो हर बार मॉडल में यहाँ जो सेल्फ डॉट आउटपुट मैट्रिक्स है वो हर बार कंप्यूट होगी, उस पर हर बार चेंजेस होंगे. सो फीड फॉरवर्ड जब भी मैं पहली बार चलाऊंगा, फीड फॉरवर्ड में जैसे ही एंट्री होगी तो वैसे ही मुझे अपनी आउटपुट मैट्रिक्स जो है उसे रीइनिशियलाइज कर देना है. ठीक है. सो सेल्फ डॉट आउटपुट मैट्रिक्स इज रीइनिशियलाइज्ड. देन आई विल से दैट माय प्रीवियस मैट्रिक्स इज रो, मतलब करंटली जो डेटा है मेरा. Then I'll say that self dot output matrix dot append, तो I'll append the row. ये ऐसा मैंने क्यों किया है, उसके पीछे की रीजनिंग है कि जब मैं बैक प्रोपोगेशन में अपनी लास्ट लेयर से फर्स्ट हिडन लेयर तक पहुंचूंगा, तो फर्स्ट हिडन लेयर में जब मुझे वेट्स को अपडेट करना होगा तब मुझे इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी. और इनपुट्स का ट्रैक रखने के लिए, मतलब देखिए हर लेयर के लिए मैंने आउटपुट मैट्रिक्स रखी हुई है बट जो मेरी फर्स्ट हिडन लेयर होगी, जब मुझे उसके वेट्स अपडेट करने होंगे तो उन वेट्स अपडेशन में मुझे इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. तो वो इनपुट की जो इनपुट है उसका या तो मैं उसे अलग से रख लेता, मतलब अलग से यूज़ करता, बट मैंने क्या किया, अपने डिज़ाइन को थोड़ा होमोजीनियस बनाने के लिए मैंने आउटपुट मैट्रिक्स में ही उसे अपेंड कर दिया है. मतलब आई एम ट्रीटिंग माई इनपुट एज अनदर लेयर, दैट्स इट. ठीक है. सो सेल्फ डॉट आउटपुट मैट्रिक्स में अपेंड कर दिया है. फिर तो अब सिंपल है कि भाई आप वेट मैट्रिक्स में इनिशियलाइज कर लीजिए सेल्फ डॉट वेट मैट्रिक्स. यू जस्ट नॉट इनिशियलाइज, इटरेट एंड देन प्रीवियस मैट्रिक्स. अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का है. नाउ आई विल डू अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन matmul between the previous matrix and np dot transpose of my current weight matrix. ठीक है. I'll explain ये transpose क्यों लिया. Then after doing a matrix multiplication, I'll do activation, that is self dot activation of my previous matrix, and then finally self dot output matrix dot append the previous matrix. ठीक है. सो अब यहाँ थोड़ा आई थिंक वेरिएबल्स के नाम थोड़े से बट ठीक है, इट्स फाइन. ओके. सो नाउ आई विल एक्सप्लेन कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज ये पिक्चर में कहाँ से आए. सो अभी हमने देखा था कि जो हमारा वेट मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके का था, W1, W2, W3, W4, W5, W4, बस. ठीक है, 4 तक था. एंड दिस गॉट रिपीटेड 6 टाइम्स, राइट. ठीक है. सो दिस इज व्हाट माय वेट मैट्रिक्स फॉर द फर्स्ट हिडन लेयर लुक्स लाइक. ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है. नाउ माय इनपुट, let me just comment it out. Now my input matrix looks something like A1, A2, A3 and A4, right? जो मेरा फर्स्ट न्यूरॉन है उसके अंदर वेटेड सम जाना चाहिए, समथिंग लाइक A1 डॉट W1 प्लस A2 डॉट W2 करते करते कहाँ तक, A4 डॉट W4 तक. ये वेटेड सम जाना चाहिए उसके अंदर. एंड इस वेटेड सम पे मुझे अपना एक एक्टिवेशन फंक्शन लगाना है f, राइट. सो दिस इज द आउटपुट फ्रॉम द फर्स्ट न्यूरॉन ऑफ हिडन लेयर. ठीक है. सो नाउ ये जो A1 W1 प्लस A2 W2 है, ये पूरी जो चीज़ है, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज दिस इज नथिंग बट अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द इनपुट डॉट द वेट्स. भाई डॉट प्रोडक्ट ही तो है.
अगर मैं देखूँ ये जो A1 A2 A3 A4 है, अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट ले लूँ W1 W2 W3 W4, so I'll get A1 W1 plus A2 W2 plus A3 W3 plus A4 W4, राइट? एकदम क्लियर है. सो यहाँ से मुझे एक इंट्यूशन मिलती है कि भाई एक तरीका तो ये है कि आप अपना इनपुट मैट्रिक्स लो, ठीक है, आप अपना वेट मैट्रिक्स लो, ठीक है, वेट मैट्रिक्स पे आप इटरेट कर दो, वेट मैट्रिक्स पे आप इटरेट कर दो. ये जो आपकी ये जो आप देख रहे हैं, ये वेट मैट्रिक्स जो है लाइन नंबर 26 से 31 तक, ये वेट मैट्रिक्स है, इस पर आप इटरेट कर दो. हर रो पे आपके पास जो वेट्स आएंगे उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो अपने इनपुट के साथ. इनपुट क्या है? A1 A2 A3 A4, इसका आपने डॉट प्रोडक्ट ले लिया और उसको आप स्टोर करते चले जाओ. जैसे जब आप इसके लिए डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास कुछ वैल्यू आएगी V1, ठीक है. फिर जब आप इस वाली रो के लिए लोगे W, ये वाली जो रो के लिए है, इसके लिए जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो इसके लिए आपके पास वैल्यू आएगी V2, ठीक है. करते करते आपके पास 6 वैल्यूज आ जाएंगी. एक तरीका तो ये है करने का. एक और भी तरीका है. व्हाट इफ आपकी वेट मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज ले लेता, ठीक है, और फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देता इनपुट के साथ. मैं अभी बताता हूँ. जैसे अभी मेरा जो इनपुट है उसका डायमेंशन है 1x4, एक्सक्यूज मी, ठीक है. जो प्रीवियस मैट्रिक्स बनी है उसका जो डायमेंशन है वो है 1x4. जो मेरा इनपुट लेयर है, सॉरी जो मेरा हिडन लेयर है उसका डायमेंशन है मेरा 6x4, है ना? एकदम क्लियर है, 6x4. ये जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 6x4 की मैट्रिक्स है. मैं यहाँ पर अगर ट्रांसपोज लगा दूँ, इस वेट मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूँ तो ये हो जाएगा 4x6, 4x6, और इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा 1x6. एकदम क्लियर है. क्योंकि जब ये वाली पूरे का पूरी जो रो है, जब ये कॉलम बन जाएगी और मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरे पास एग्जैक्टली यही चीज़ आ जाएगी, डॉट प्रोडक्ट. और मेरे पास जो वैल्यू बनेगी वो फिर बनेगी V1 V2 V3 V4 V5 V6. और हर इस V1 V2 V3 के अंदर कुछ नहीं है, ये वेटेड सम है. A1 A2 मतलब A1 W1 प्लस A2 W3 प्लस A4 W4, ठीक है, ये V1 के अंदर है. V2 के अंदर भी यही वेटेड सम है, लेकिन सेकेंड न्यूरॉन के लिए. V3 के अंदर थर्ड न्यूरॉन के लिए, ठीक है. बेसिकली 6 वैल्यूज हैं 6 न्यूरॉन्स के लिए. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मुझे एकदम क्लियर और इंट्यूटिव एक नज़रिया देता है कि भाई आपको वेटेड सम निकालना है ना, कुछ नहीं करना है. वेट मैट्रिक्स पकड़ो और वेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो. एक तरीका और भी हो सकता था कि मैं पहले ही डायमेंशंस जो थे, यहाँ पे जो डायमेंशंस थे उनको बदल देता, बट वो मुझे इतना इंट्यूटिव नहीं लगता, मतलब वो मुझे इतना डायरेक्ट नहीं लगता. ये चीज़ मुझे काफ़ी इंट्यूटिव लगती है कि भाई जो आपने वेट मैट्रिक्स बनाया है इसको तो आप ऐसे ही लो कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स क्रॉस द प्रीवियस कनेक्शंस, एंड जब आप फीड फॉरवर्ड में वेटेड सम निकालना चाह रहे हो तो आप वेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, उसको पलट दो, और प्रीवियस इनपुट जो आपकी जो भी मैट्रिक्स थी उसके साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दो. सो आपके पास जो भी चीज़ आएगी, जो भी आपके पास आउटपुट आएगा वो 1x6 का आ जाएगा. सो अक्रॉस ऑल द लेयर्स जब भी मैं फीड फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो हर लेयर का जो आउटपुट होगा वो इसी फॉर्म का होगा, 1x6, ठीक है. फिर 1x6 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा जो मेरा अगला हिडन लेयर आया है, दैट इज 3x6. तो 3x6 को मैं पलट दूंगा तो वो 6x3 हो जाएगा. तो अब इन दोनों का आउटपुट क्या हो जाएगा, 1x3. अब 1x3 को मैं फिर से मल्टीप्लाई करूंगा लास्ट लेयर के जो वेट मैट्रिक्स हैं, दैट इज 3x1, ओ 1x3. तो 1x3 दोबारा से पलट जाएगा 3x1. तो ना 1x3 मल्टीप्लाइड बाय 3x1, 1x1. तो मेरे पास फाइनली 1x1, दैट इज अ सिंगल स्केलर वैल्यू आ गई. तो मतलब मेरे लिए बहुत इंट्यूटिव होता है. आप इसको एक बार पेपर पेंसिल पे करके देखिए. सो आई थिंक ये क्लियर हो जाएगा आफ्टर सम मल्टीपल ट्राइज. सो अभी हम इस फीड फॉरवर्ड को जब कंप्लीट करेंगे सो एक डीबगर लगा के देखेंगे भी कि मतलब ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, डीबगर चलाएंगे, एंड वी विल सी कि किस तरीके से हमारा जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो हो रहा है, एंड आउटपुट मैट्रिसेस हमारी किस तरीके से बनती चली जा रही हैं, ठीक है. सो आई डिलीट इट. आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा. बट जब आप इसको बार बार करेंगे सो आई थिंक
वो कंसेप्ट आपके अंदर बैठ जाएगा कि अच्छा ठीक है, सिंपल है, इनपुट लिया 1 क्रॉस नंबर ऑफ फीचर्स, ये आपका इनपुट है 1 क्रॉस नंबर ऑफ फीचर्स, क्योंकि अभी हमारे यहाँ नंबर ऑफ फीचर्स 4 हैं तो 1 क्रॉस 4 का आपका इनपुट आया। एंड 6 क्रॉस 4 का मेरा पहला हिडन लेयर है ना, मतलब नंबर ऑफ न्यूरॉन्स क्रॉस द प्रीवियस कनेक्शंस। हर न्यूरॉन के पास 4 वेट्स हैं, दैट इज़ वाई 6 क्रॉस 4, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूरॉन 6 हैं। एंड देन मुझे क्या चाहिए, मुझे वेटेड सम चाहिए। अब वेटेड सम अगर चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, A1 W1, A2 W2, A3 W3 प्लस A4 W4। ठीक है, तो मैं एक काम तो ये कर सकता हूँ कि भाई वेट मैट्रिक्स पे इटरेट कर दूँ और डॉट प्रोडक्ट ले लूँ, बट वो इट्स नॉट अ फास्ट वे। फास्टर वे क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको पता है कि भाई वो अगर मल्टीप्लिकेटिवली कंपैटिबल होने चाहिए, वो तभी होंगे जब नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो मुझे दिख ही रहा है ये भाई, अगर मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो वो प्रॉपर्टी वैलिड हो जाएगी। सो मैंने ट्रांसपोज कर दिया, मल्टीप्लाई करा, फाइनली जो आउटपुट आया वो अभी भी इसी टाइप का आ रहा है, 1 क्रॉस 6। पहले इनपुट था 1 क्रॉस 4, अब आउटपुट आ रहा है 1 क्रॉस 6। नाउ दिस 1 क्रॉस 6 विल एक्ट एज एन इनपुट टू माई नेक्स्ट हिडन लेयर। नेक्स्ट हिडन लेयर में जो डायमेंशन है वो है 3 क्रॉस 6, क्योंकि करंट न्यूरॉन्स 3 हैं एंड प्रीवियस कनेक्शन 6 है। अब 3 क्रॉस 6 को पलट दिया, 3 क्रॉस 6 को जब मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो वो 6 क्रॉस 3 हो गया। सो नाउ 1 क्रॉस 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 क्रॉस 3, अब जो आउटपुट आया वो आया 1 क्रॉस 3। अब 1 क्रॉस 3 आउटपुट आ गया, दैट विल एक्ट एज इनपुट टू माई लास्ट लेयर। लास्ट लेयर के अंदर एक ही न्यूरॉन है और कनेक्शंस हैं 3, सो उसका जो वेट मैट्रिक्स बनेगा दैट विल बी 1 क्रॉस 3। सो 1 क्रॉस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्रॉस 3 का ट्रांसपोज पलट गया, 1 क्रॉस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्रॉस 1। सो फाइनली जो चीज़ आई वही 1 क्रॉस 1 टाइप की। सो ना 1 क्रॉस 1 इज नथिंग बट इट इज अ स्केलर वैल्यू। हैड इट बीन अ वेक्टर, वेक्टर कब होता, जब मेरे पास मल्टी क्लासिफिकेशन होती, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। लास्ट वाली लेयर के लिए इटरेट करना पड़ता, कंसेप्ट तो सेम ही है ना। ठीक है, सो लेट मी नाउ स्टार्ट वंस अगेन। सेल्फ डॉट आउटपुट मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ तक भी बन गया है। अच्छा, एक्टिवेशन फंक्शन नहीं बनाया अभी, ठीक है, सो एक्टिवेशन फंक्शन को भी बना लेते हैं। ओके, ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी वी नो दैट एक्टिवेशन फंक्शन इज सिग्मॉइड, राइट। तो इसके अंदर मैं क्या भेजूंगा, मैट्रिक्स। ओके, सो माय एक्टिवेशन फंक्शन इज सिग्मॉइड, हाँ, सो दैट विल बी रिटर्न 1.0 डिवाइडेड बाय 1.0 प्लस np डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मेरा सिग्मॉइड फंक्शन हो गया। लेकिन हमें पता है कि भाई देखो, जो सॉल्यूशन है उसे जनरलाइजेबल बनाना है फ्यूचर में। सो आगे आने वाली वीडियोस में जब हम CNN, LSTMs या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में जब हम बात करेंगे, सो वील ट्राई कि हम एक्टिवेशन फंक्शन स्ट्रिक्टली सिग्मॉइड ना लें, हम उसे पैरामीटर की तरह पास करें और एक्टिवेशन की एक सेपरेट क्लास बना के रख लें, जहाँ पे डिफरेंट तरीके के जो फंक्शंस होंगे वो ऑलरेडी मतलब एज एन इंटरफेस वहाँ रखे होंगे। और हमें रेलू चाहिए रेलू उठा लेंगे, सिग्मॉइड चाहिए सिग्मॉइड उठा लेंगे। बट अभी जस्ट टू कीप द वीडियो एट अ कंसेप्चुअल लेवल, हम सिग्मॉइड फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मेरा एक्टिवेशन भी रेडी है। नाउ एक बार चला के देखते हैं, ठीक है। सो आई थिंक हम इसको एक बार अनकमेंट करते हैं एंड फीड फॉरवर्ड में वी विल पास ऑन द डेटा एंड जे, राइट। बैक प्रोपोगेशन और इन सबको अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। सो ठीक है, एक सिंगल डेटा के लिए चलाएंगे, यहाँ ब्रेक कर देंगे, ठीक है, और यहाँ भी ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक, ओके फाइन। सो और तो कोई मॉडल, ठीक है, लर्निंग रेट है, लर्निंग रेट की भी ज़रूरत नहीं है, फीड फॉरवर्ड चलाना है। मॉडल डॉट ऐड कर दिया, मॉडल में हमने ऐड में कोई गलती नहीं करी, एक्टिवेशन ठीक है, फीड फॉरवर्ड में हमें ठीक है। सो लेट अस ट्राई, एक बार ना ट्राई करते हैं तो उससे थोड़ी और फील आएगी कि व्हाट इज़ हैपनिंग। सो ओके, स्टॉप एंड रीरन।
ओह अरे मैंने वो तो चलाया ही नहीं। एक सेकेंड, कहीं ब्रेक पॉइंट तो लगाया ही नहीं है मैंने। सो एक काम करते हैं, लास्ट पॉइंट पे ब्रेक लगा लेते हैं एंड यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। सो आई थिंक वी आर गुड टू गो, ठीक है। ओके, सो फर्स्टली मॉडल आया, ठीक है, उसके अंदर वेट मैट्रिसेस बन चुकी हैं। अभी आउटपुट मैट्रिक्स एम्प्टी है, जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें तो आउटपुट मैट्रिक्स एम्प्टी है क्योंकि यहाँ पे वो रुक गया है। तो उसने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, उसने क्रिएट मॉडल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो क्रिएट मॉडल कंप्लीट कर लिया मतलब वेट मैट्रिसेस बन गई हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फटाफट देख लेते हैं। तो जो मेरी सेकेंड लास्ट लेयर है उसमें 3x6 है, जो मेरी फर्स्ट हिडन लेयर है उसके अंदर 6x4 है, एंड इनपुट मेरा 1x4 है ही है, ठीक है। सो आई विल स्टेप ओवर, ओके। सो यहाँ पे मेरा आउटपुट मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहली बार जो आउटपुट मैट्रिक्स के अंदर, जैसा कि मैंने बताया था कि आउटपुट मैट्रिक्स में मैं जो इनपुट है उसे अपेंड कर लूँगा, ठीक है। तो अभी ये इनपुट ही अपेंड हुआ है, राइट। तो अब आगे चलते हैं। सो आउटपुट मैट्रिक्स के अंदर, राइट, ठीक है। सबसे पहले क्या अपेंड हुआ आउटपुट मैट्रिक्स के अंदर, जो इनपुट इनपुट जो था, जो मेरा डेटा था ये जो, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं 17.99, 10.38। सो यहाँ पे यही सेम चीज़ है, 17.99, 10.38, ठीक है। और मेरे पास देखिए आउटपुट मैट्रिक्स में फर्स्ट हिडन लेयर के लिए आउटपुट आ चुका है, मतलब यहाँ पे ये वाली चीज़ तो एग्जीक्यूट हो चुकी है, सेल्फ डॉट आउटपुट मैट्रिक्स ये आ चुका है मेरे पास। और वेट मैट्रिक्स में मैं इटरेट कर चुका हूँ एंड यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि आउटपुट मैट्रिक्स में मेरे पास, ओह ये पता नहीं क्यों नहीं आया, चलिए कोई नहीं, आगे चला के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉइंट, ये एक 1x6 डायमेंशन का आउटपुट मैट्रिक्स आ चुका है, ठीक है। अब आगे चलाते हैं, एक्टिवेशन लगा, अपेंड हुआ। नाउ यू कैन ऑल्सो सी एक 1x3 डायमेंशन का आउटपुट मैट्रिक्स भी आ चुका है। सो दिस इज फ्रॉम द सेकेंड लास्ट लेयर जिसमें 3 न्यूरॉन है, ठीक है। आगे चलाते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये वेट मैट्रिक्स आ रही है, ये वेट मैट्रिक्स है क्योंकि ये फॉर आई इन सेल्फ डॉट वेट मैट्रिक्स, तो वो हाईलाइट कर देता है कि ये आपकी वेट मैट्रिक्स चल रही है, और आउटपुट मैट्रिक्स भी वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। सो डीबगर काफ़ी मतलब हेल्पफुल एक टूल है, ये पाइचार्म में भी है, विजुअल स्टूडियो में भी है, तो आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अपेंड हो जाएगा, कूल। सो पहले फीड फॉरवर्ड पास में जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चल रहा था एक एक लेयर पे, उसका आउटपुट मेरे पास आ गया 0.77, राइट। सो नाउ दिस विल एक्ट एज माई आउटपुट, और यही आउटपुट मैं अपने बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम में भेजूंगा, क्योंकि यहीं पे अब मुझे एरर दिख जाएगा ना कि अच्छा अगर तो ये जो इसका आउटपुट अगर ये 0 हुआ तो मेरा एरर हो जाएगा 0.77, अगर मेरा जो लेबल है वो 1 हुआ तो मेरा एरर हो जाएगा 0.33, राइट। सो अब मेरा बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम यहाँ से वर्क करना चालू करेगा। सो आई थिंक मेरा फीड फॉरवर्ड इज़ डन एंड मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि ठीक है मेरा अच्छा, अब जैसे ही मेरा ख़त्म हो जाएगा फीड फॉरवर्ड का पास, वैसे ही मेरा आउटपुट मैट्रिक्स भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फीड फॉरवर्ड के पास को ख़त्म होते ही अब मुझे बैक प्रोपगेशन चलाना है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम अभी नहीं चलाया है, तो मेरा आउटपुट मैट्रिक्स जो है वो नल हो गया। लेकिन जब मैं फीड फॉरवर्ड के बाद बैक प्रॉप चलाऊंगा तो वहाँ पर मेरा आउटपुट मैट्रिक्स यूज़ होगा। तो जैसे कि अभी हम देख सकते हैं ये मेरा आउटपुट मैट्रिक्स कंटेन्ड है, ठीक है। बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम जब मैं ख़त्म कर लूँगा और वापस से फीड फॉरवर्ड चलाऊँगा तो वहाँ पर मेरा आउटपुट मैट्रिक्स री इनिशियलाइज हो जाएगा और वो वापस से एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको फीड फॉरवर्ड की एक फील आई होगी कि दिस इज़ हाउ फीड फॉरवर्ड पास के पीछे जो इंट्यूशन है या उसकी जो वर्किंग है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो इस तरीके से काम करिए। आई थिंक प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें इतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व नहीं है, बट यू जस्ट हैव टू गेट दैट फील कि अच्छा डायमेंशंस जो हैं इनपुट के वो किस तरीके से हम आगे भेज रहे हैं।
अब और यही सेम कॉन्सेप्ट हम बैक प्रोपोगेशन में भी यूज़ करेंगे। तो एक बार हमारे दिमाग में वो डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट एकदम अगर क्लियर हो जाए, सो आई थिंक फीड फॉरवर्ड और बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम वो बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। सो नेक्स्ट हम इम्प्लीमेंट करेंगे बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो थैंक यू।